एक समय नहीं जो मुझे रोक सके। मैं एक मुसाफिर हूँ, सफर में जो भी कुछ मिलता है उसे अपनाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। बदलाव ही मेरे फन का निचोड़ है। कुछ इस तरह अपने फन के मायने समझाते हैं विवान सुंदरम। 1943 में पैदा हुए विवान के वालिद कल्याण सुंदरम एक ब्यूरोक्रेट थे। इनकी वालिदा इंदिरा शेरगिल मुल्क की मायानाज पेंटर अमृता शेरगिल की बहन थी। इनकी शादी हुई गीता कपूर से, फन की जानी मानी क्रिटिक। अपने फन में अलग अलग असलूब को मदगम करते हुए विवान सुंदरम आज हमारे रूबरू। आपके घर में एक क्रिटिक है, आपकी बीवी जनाब आली वो आर्ट हिस्टोरियन भी हैं, क्रिटिक भी हैं, और आपके साथ वो रहती भी हैं। उससे फायदा क्या है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पर इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि दोनों सपोर्ट मिलता है और उसके एग्जाम्पल नहीं कि मतलब कि मेरे कुछ सोच विचार होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी पहले से कि जिसको अंग्रेज़ी में व्यूअर्स व्यू कहते हैं, जो कला को देखते हैं और उनका क्या रिस्पांस होता है, तो ये बिल्कुल ऑलरेडी घर में है। तो प्रोसेस तो शी रिस्पेक्ट्स के मुझे शुरू करना है और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी मेरे हाथ में है। पर जब जैसे काम बनता है और उसके बारे में सोचना, उसकी एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्सेस मेरे लिए बड़ा फ़ायदा है कि मुझे घर में ही, स्टूडियो में ही ये मिल जाता है। एंड देन डायलॉग होती है, थोड़ा बहुत मैं एग्री करता हूँ, नहीं एग्री करता हूँ, तो ऐसे हमारी लंबी रिश्ता। कभी टेंशन पैदा हो जाता है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। नहीं, कैसे लड़ाई तो नहीं होती है, पर डेफिनेटली कुछ अलग सोच विचार उनके हैं, उनके पॉइंट्स है, एंड वो बहुत ही आर्टिकुलेट है, क्लैरिटी है उनमें। आर्टिस्ट तो थोड़ा इधर उधर से भटक जाते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, इनका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। कहाँ मुलाकात आपकी गीता से कहाँ हुई? यहीं दिल्ली शहर में। कब, कहाँ? ओहो, कब? 1966 में। ये उन दिनों में हुसैन साहब पे काम कर रही थी शायद। हाँ, आपका बड़ा अच्छा याद है, बिल्कुल बात ठीक है। हाँ। आर्ट हिस्ट्री शायद तभी इन्होंने पढ़ी थी। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में गीता ने इकोनॉमिक्स किया। अच्छा। और फिर उनको आर्ट में दिलचस्पी थी, तो उनको न्यूयॉर्क में एडमिशन मिल गया आर्ट स्कूल में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस था इन राइटिंग। तो उन्होंने, इनके टीचर ने कहा कि आप तो काफ़ी ऑलरेडी आर्ट क्रिटिक हैं, तो धीरे धीरे आर्ट क्रिटिसिज्म की तरफ चली गई। सवाल ये है कि हमारा जो अखबार है इसमें आर्ट क्रिटिसिज्म की कोई स्पेस नहीं है। न्यूज़पेपर्स में बहुत कम है। लास्ट 15 साल में इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया कि अब ये रिव्यूज़ हम बंद कर देंगे, बिकॉज़ ज़्यादातर जो रिस्पांस है वो सोसाइटी के लोग देखते हैं, उनके फ़ोटो आएंगे, तो बस ये काफ़ी है। दूसरी बात है कि इन दिनों में बहुत सारे आर्ट जर्नल शुरू हुए हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं और अलग अलग किस्म के लोग लिख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एंड देन लॉन्गर सीरियस जो राइटिंग्स हैं, बड़े बड़े कैटलॉग्स निकल रहे हैं जो गैलरीज निकाल रहे हैं। उस साइड में मैं कहना चाहता हूँ कि सोचने के बारे, एनालिसिस के बारे में जनरली आर्टिस्ट को भी ज़्यादा कॉन्शियसनेस आ गया है कि क्या है आर्ट हिस्ट्री, क्या हिंदुस्तान और दुनिया में हो रहा है। शुरू में आप पेंटिंग की तरफ कैसे आए? मेरे घर में मेरी मौसी अमृता शेरगिल, और वो तो 2 साल पहले मेरे जन्म होने से उनकी डेथ हो गई। तो हमारे घर में अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स थी, तो एक लेवल से तो आई वाज बोर्न विद आर्ट। तो ये सुंदरम और शेरगिल यानी ये साउथ और नॉर्थ का संगम। हाँ, संगम कैसे हुआ? तो ये सिख एंड अयंगार फ्रॉम तमिलनाडु। हाँ, सिख, मेरी मदर हाफ सिख और हाफ हंगेरियन, पर अमृता शेरगिल की मदर हंगेरियन थी। यानी आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि यूनाइटेड नेशंस नहीं 2-3 लोग यूनाइटेड नेशंस नहीं बनते हैं, बट ये बात तो ठीक है कि इसमें एक किस्म की जो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ तो आपकी माँ के ज़रिए आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपकी मासी
कितनी बड़ी फनकार थी। उनमें क्या ऐसी ख़ास बात थी विवान कि आज तक उनकी बात होती रहती है? एक तो पर्सनैलिटी, और जो उनके व्यूज़ थे बड़े आउटस्पोकन थे। उनकी जो ज़बान थी इनफैक्ट बहुत अच्छे तरह से लिखती थी। और नहीं, हंगेरियन में भी कोई मदर टंग तो हंगेरियन था। बहुत ही जल्दी उन्होंने कुछ ग्रास्प किया कि डिस्पाइट वो पेरिस में थी 1929 से 1934 तक, कि मुझे वापस आना है हिंदुस्तान। एंड इसका असर काफ़ी उनके फादर उमराव सिंह से हुआ, बिकॉज उमराव सिंह बड़े नेशनलिस्ट थे। इनफैक्ट ही वाज आल्सो सिंपैथेटिक टू द गदर पार्टी, एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसके बारे में पता लग गया। बट वो बहुत ही गांधी के तरफ थे। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी अमृता पर एक असर डाला कि अमृता ने कहा मेरा नाम तो हिंदुस्तान में ही होगा, और ऐसे कहा कि यूरोप बिलोंग्स टू पिकासो एंड मातीस। वही समय था जब सब नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज मूविंग टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्न सोशलिस्ट कॉन्शियसनेस, गांधी एक तरफ, नेहरू दूसरे तरफ। तो शी बिकेम वन ऑफ द, जैसे कहते हैं, द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। पिकासो और मातीस का आपने नाम लिया, डाली हो सकता है किसी हद तक। जितने भी हमारे नौजवान पेंटर्स थे वो सब इनसे मुतासर हुए, इनके इन्फ्लुएंस में आए। हमारे यहाँ के आर्ट से इन लोगों को कभी कोई ताल्लुक़ रहा? वेस्टर्न आर्टिस्ट तो काफ़ी समय से, और पर्टिकुलरली एंड ऑफ 19th सेंचुरी, उनका तो इंटरेस्ट था। जैसे जापान से काफ़ी असर हुआ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट को, और अलग। अब हिंदुस्तान में थोड़ा सा फ़र्क था। क्यों? और इतना पता नहीं, जो भी कॉन्शियसनेस थी, जो उनको जापानीज एस्थेटिक्स और उनके वेस्टर्न आइडियाज़ में कुछ एक कनेक्शन था। पर दूसरा जो अदर जो कहते हैं वाज प्रिमिटिव आर्ट, अफ्रीकन आर्ट, जिसका मतलब कंट्रीब्यूशन जिसको हम मॉडर्न आधुनिक कला कहते हैं, जो पिकासो ने शुरू किया, तो वहाँ से भी आता है। हिंदुस्तान के मिनिएचर्स और हिंदुस्तान की कला में ऐसी क्या बात थी जो कि इनएक्सेसिबल था और जिसको कि वो लोग नहीं देखना चाहते थे? हर समय कोई पोजीशंस होते हैं जो एक जगह पर, एक चीज़ पर, वो उनके लिए एक कनेक्शन और रिश्ता बनता है। पर हो सकता है 10, 15, 20 साल के बाद वो शिफ्ट भी हो जाता है। तो डेफिनेटली फ्रॉम 30s एंड 40s ऑनवर्ड्स इंडियन आर्ट पर ज़्यादा दिलचस्पी थी। वेस्टर्न आर्टिस्ट इंडिया आते थे। फिर जब तांत्रिक आर्ट शुरू हुआ, बिकॉज उसमें एक किस्म की एब्स्ट्रैक्शन थी, एक किस्म के जो कॉस्मिक जोन था जो उनके साथ वो रिश्ता बना सकते थे। तो तांत्रिक आर्ट का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ 60s और 70s के ऑनवर्ड। क्या रज़ा में उसका असर है? बिल्कुल है। रज़ा ने उसको इम्बाइब किया है सिर्फ ये एक्सेस का फ़ायदा उठाने के लिए? उनकी तो कंप्लीट ट्रेनिंग तो पेरिस में थी, और उन्होंने जो भी मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज का उन्होंने उपयोग किया। पर धीरे धीरे उनको भी लगा कि मिनिएचर्स के कलर के बारे में बोलते हैं, तो रज़ा अपार्ट फ्रॉम अमृता शेरगिल, उन्होंने बहुत उसको सामने लाया। और उनकी जो बेसिस, जो उनकी कलर पैलेट जो हम कह सकते हैं, कमिंग फ्रॉम इंडियन मिनिएचर्स, फ्रॉम बशोली इन पर्टिकुलर। हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे मिड 20th सेंचुरी से, ये सब कहीं ना कहीं ये बाहर की तरफ भी देखते थे। तो ज़्यादातर पेरिस, लंदन के मुकाबले में, हालांकि लंदन हमारा डेस्टिनेशन कॉलोनियल लिंक से होना चाहिए था, लेकिन पेरिस था। क्यों? वहीं तो मॉडर्न आर्ट शुरू हुआ। मतलब कि जो भी बाहर से लोग आए थे, आफ्टर पिकासो तो स्पेनिश था, दूसरे आर्टिस्ट भी, और उससे 19th सेंचुरी से ही इम्प्रेशनिस्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट 90% तो फ्रेंच थे। पेरिस में हम लोग इतने हमारे आर्टिस्ट रहे, उन्होंने वहाँ कोई इम्प्रिंट नहीं छोड़ा। क्यों? नहीं, क्योंकि एक तो अब अमृता शेरगिल ने डिसीजन लिया होगा कि मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आऊँगी और मैं रहूँगी, तो हो सकता है उन्होंने अपना कुछ नाम बनाया। और ऐसे हैं कि वीमेन आर्टिस्ट ने रिलेटिवली कम हैं, पर उन्होंने अपना कुछ मार्क बनाया। और बाकी इंडियन आर्टिस्ट भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे रज़ा गए वहाँ रहे, ही इज़ द मेन आर्टिस्ट। हमारा कुछ इतना वो दिलचस्पी नहीं था कि थोड़े समय के लिए गए, पर वो वापस आ गए। पदम थे वहाँ, यहाँ वापस आ गए। सूजा थे, वो तो ज़्यादातर फिर अमेरिका चले गए। अभी तक भी इंडियन आर्टिस्ट जो अभी बहुत साल रहे वहाँ? मैं तो लंदन में था 4 साल के लिए। और पेरिस में भी रहे आप? अनार्किस्ट पीरियड
ये जो एक नहीं हाँ, वो आपका एक बड़ी स्पेसिफिक रेफरेंस है। मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ May 68, क्योंकि मैं वो ग्रोसवेनर स्क्वायर से बैरिकेड पेरिस तक, बिल्कुल वो डिगॉल के खिलाफ, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। कौन बेंडेट, हाँ। तो मैं एक्चुअली लंदन में मैं बिल्कुल ही एपॉलिटिकल था, पर जैसे एक तो रेसिज्म शुरू हुआ, एक थे इनॉक पावल जो बड़े एंटी ईस्टर्नर्स और नॉन ब्रिटिश लोग पर अटैक करते थे, फिर ये वियतनाम वॉर शुरू हुआ, स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ, तो मैं बस उनमें दाखिल हो गया एक तरह से लंदन में। हाँ। और ये लोग पेरिस में, ये कोन बेंडेट वगैरह, ये एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि 60s 70s में वहाँ ये सब हो रहा था, और यहाँ 70s में स्टूडेंट मूवमेंट यहाँ शुरू हुए, बिल्कुल वही 70s में, बिल्कुल अभी जिसको नक्सलबारी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ वो तो था। तो उसमें आप रहे कुछ दिन, उसमें आपका लेफ्टिज्म जो है वो टेम्पर हुआ। हाँ, टेम्पर हुआ, या मज़ा आया बहुत ही, मतलब कि तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बनाए, और जो उसका सो स्पिरिट था जिसको मैं हर समय सामने पेश करता हूँ, द एनर्किस्ट एलिमेंट जो स्टूडेंट मूवमेंट में जो था, एक अजीब और गरीब फजा थी, ये एक 50 साल का पीरियड रहा, उसके बाद गायब हो गया। क्यों? हर जगह की एक इतिहास होती, एक मूवमेंट होता है। 1945 के पहले अमेरिका का कोई नाम नहीं था आर्ट के बारे में, पर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया तो अचानक एक नया ढंग, एक नया अप्रोच, एक नया एब्स्ट्रैक्शन मॉडर्न आधुनिक कला को इतना आगे ले गए कि पेरिस पीछे रह गया। तो फिर शिफ्ट हो गया पेरिस से न्यूयॉर्क। गल्फ वॉर से इन्फ्लुएंस हो के आपने जो ये डीजल और ये ऑयल, ये क्या था? जब ये वॉर जंग शुरू हुआ तो मुझे लगा कुछ फ़र्क किस्म से जो हमका ये इमेज आ रहा है, और जैसे कहते हैं कि वियतनाम के बाद जो फोटोग्राफ्स लेते थे ग्राउंड लेवल से लेते थे, ये सारा वॉर उसकी इमेजरी फ्रॉम द स्काइज। तो फ्रॉम दैट वो पर्सपेक्टिव, एंड बिकॉज इट वाज अ वॉर अबाउट ऑयल, तो मैंने चाकोल इस्तेमाल किया, पर मुझे लगा मुझे कुछ और मीडियम इसके साथ जोड़ना है, और मैंने बर्नट इंजन ऑयल, जो गाड़ी में अब आजकल तो नए मोटर्स में इतना कार्बन नहीं बनता है, पर मैं अपने गराज में जाके जला हुआ ऑयल जिसमें कार्बन कंटेंट से वो ऑयल में कलर बनता है, तो कलर इज एक किस्म का टोन, एंड कई चीजें आपने एक साथ उसमें मिला के। हाँ, तेल के लिए जंग थी, एरियल व्यू था, एक ब्लीकनेस, कालापन, स्याही चारों तरफ छा रही है, वो सब आप भय आपके अंदर, वो सब आप उसके अंदर लेके आए। अब आपने पेंटिंग भी की और स्कल्पचर भी किया, और उसके बाद जनाब आप इंस्टॉलेशंस पे आ गए। ये इंस्टॉलेशंस का इम्पल्स कहाँ से आया? कभी कभी एक हिस्टोरिक मोमेंट आता है, यू जस्ट हैपन टू गो के न्यूयॉर्क में किसी कारण में गया एंड गल्फ वॉर शुरू हुआ, तो सडनली द सेंस ऑफ द वॉर और द वर्ल्ड सीन, ये 1990 सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, वो भी, और उसके बाद मैं ये भी इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो दिस इज़ नाउ हिस्ट्री के हिंदुस्तान में भी इतने, जैसे टेलीविज़न, स्टेट टेलीविज़न से ओपन हो गया, बम्बई में जो राइट्स हुए उनका असर काफ़ी आर्टिस्ट पर पड़ा, और जैसे 92 से 92-93 से फिर जो ओपनिंग द मार्केट्स, ग्लोबल एस्पेक्ट, तो ये इतने सब चीज़ बदल रहे थे, और मुझे लगा कि हमारे आर्ट अभी तक बड़े पेंटिंग और ट्रेडिशनल स्कल्पचर के फ्रेमवर्क में चल रहा है। उस मोमेंट में मुझे भी लगा कि मुझे नए मीडियम्स के साथ कनेक्ट होना है। एक तो फोटोग्राफी थी, फिर नया किस्म का स्कल्पचर, एंड देन धीरे धीरे वीडियो आर्ट आया। तो लास्ट 20 साल में मेरा काम ज़्यादातर इन मीडियम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये इंस्टॉलेशंस के बारे में ये है कि भाई पेंटिंग आपने एक बनाई, वो हमेशा रहेगी। इंस्टॉलेशंस जो हैं आपने आज बनाए, कल आपको इन्हें डिसमेंटल करना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक जन्म दिया आपने एक बच्चे को, फिर उसको मार दिया? सब इंस्टॉलेशंस तो नहीं मरते हैं क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जिसको ये शब्द साइट मतलब द प्लेस, जैसे मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट शो विक्टोरिया मेमोरियल के दरबार हॉल के अंदर किया, तो जब लोग कहते हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं लाए, तो ऐसे मैं दरबार हॉल को तो दिल्ली तो नहीं ला सकता हूँ ये शो। उसके अलावा इंस्टॉलेशन आर्ट कैन बी चेंज्ड एंड मूव्ड, और उसका कोई फ्रेम फिक्स नहीं होता जैसे पेंटिंग में होता है। बट इसका ये प्रॉब्लम होता है कि जो हमारी मार्केट काफ़ी बढ़ गई है लास्ट 10-15 साल में, तो पीपल ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और वेस्ट में बहुत सारे म्यूज़ियम्स होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं कि आप यहाँ हमारे म्यूज़ियम में एक इंस्टॉलेशन आर्ट का एक प्रोजेक्ट दो और हम इसको सामने पेश करेंगे। यहाँ तो हमारा वो कल्चर नहीं है और वो एडवांस नॉलेज नहीं है। कोई प्राइवेट गैलरी सपोर्ट कर रहे हैं, सो हाँ थोड़े बहुत कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी तख्लीक की हुई एक चीज़ अब डिसमेंटल हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? जब हम प्ले करते हैं तो जब प्ले ख़त्म हो जाता है ये पूरा डिसमेंटल हो जाता है। तो एक लेवल से इंस्टॉलेशन आर्ट अलग अलग मीडियम्स के साथ कनेक्टेड हो गया है एंड बड़ा ओपन और इंक्लूसिव फॉर्म है। एंड मेन थिंग इज़ कि इसके अंदर जो ओपन फॉर्म में नए नए किस्म के सोच विचार पेश कर सकते हैं, अलग अलग मीडियम्स साथ ला सकते हैं जो उनका डायलॉग और रिश्ता बनता है। तो आई थिंक इसकी जो आफ्टर लाइफ होती है, इट इज़ नॉट जस्ट हम सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, पेंटिंग है, ये रहेगा, इसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, बट आई थिंक आर्ट हैज़ ऑल्सो अ थिंग वे उसमें एफेमेरियल जो ज़्यादा समय रहेगा नहीं, बट उसकी जो इमेज रहेगी थ्रू वेरियस अदर मीडियम्स, उसकी भी तो लाइफ होती है। सो आई थिंक दैट आर्टिस्ट ऑल्सो वांट टू से समथिंग जिसमें फिर वो रहेगा नहीं, पर दूसरे ट्रांसलेशन में वेदर टेक्स्ट अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स 15 साल के बाद एक 300 पेज किताब निकल आएगी जिसमें अलग अलग राइटर्स ने लिखा है अबाउट दिस वर्क। सो आई थिंक इनकी आफ्टर लाइफ अलग तरीके से होती है। चलिए माना, मैंने देखा कहीं आपने जक्सटापोज किया है अमृता शेरगिल को उनके वालिद के साथ, मकसद क्या है इसका? mid-80s से मैंने एक बहुत सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई जिसका नाम है शेरगिल फैमिली। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे थ्रू आर्ट अपने फैमिली के बारे में कुछ मैं समझ पाऊँ। इनफैक्ट मैंने बहुत बड़ा काम किया कि अमृता शेरगिल के लेटर्स को इकट्ठा किया और 2 वॉल्यूम के 950 पेजेस की किताब है जो 50% इसकी एनोटेशन है। तो बहुत लोगों से मदद करके आई पुट दिस टुगेदर। और जब मैंने थोड़ा शिफ्ट किया अवे फ्रॉम पेंटिंग, इट वाज ऑलरेडी व्हाट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ द डिजिटल 2001। एंड आई कैन से कि मैं सबसे पहला आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने डिजिटल मीडियम को उपयोग किया, और मेरा इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में। तो मैंने ऑलमोस्ट मेरे नाना उमराव सिंह को एक पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन फोटोग्राफी बना दिया, बिकॉज आई रियलाइज ये फैमिली के अपने पोर्ट्रेट्स लेता और उनके अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स, उन्होंने कुछ 80 सेल्फ पोर्ट्रेट्स करीबन 50 साल के पीरियड में। तो मुझे लगा कि ये फ़ोटोग्राफ्स में कुछ क्वालिटी है जैसे नॉट जस्ट के हर फादर अपने फैमिली के पिक्चर्स लेता है। एंड आई स्टार्टेड डिजिटली मैनिपुलेटिंग देम। और द डिजिटल फोटोग्राफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में एनालॉग फ़ोटोग्राफ कहते हैं, जो बिल्कुल ट्रूथ है, और फोटोग्राफ में इट इज़ द ट्रूथ वैल्यू। द डिजिटल फोटोग्राफ इज़ अ लाई, इट इज़ अ मैनिपुलेशन। पर मैंने उस मैनिपुलेशन को कहानी, रिलेशनशिप्स टू डील विद द सब्जेक्ट, फादर डॉटर की रिलेशनशिप, अमृता एज एन आर्टिस्ट, बहन के साथ, तो एक पूरा नैरेटिव जो मेरा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, मैंने फ़ोटोग्राफ्स में लाया। हिंदुस्तान में लोग आमतौर से अपने दादीहाल की तरफ ज़्यादा रुजू होते हैं, लेकिन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नानीहाल की तरफ बहुत ज़्यादा है अमृता शेरगिल की वजह से। हाँ, तो थोड़ा बहुत ये भी है, हाँ। बट दूसरे लेवल से मेरे फादर तो वॉज अ इंडियन सिविल सर्वेंट, लॉ सेक्रेटरी थे वगैरह, बट मेरे नाना उमराव सिंह इज़ द अदर क्रिएटिव, जो मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, उन्होंने मुझे एक तरफ से गिफ्ट किया है।
तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ समय पहले एक एग्जीबिशन, उसका टाइटल था ट्रैश, तो मैंने एक अपने स्टूडियो में बड़े स्पेस में 20 फुट बाय 60 फुट लंबा एक शहर बनाया सब ट्रैश के साथ। तो मैंने कंसीव किया कि मैं पूरा एक शहर सब गार्बेज से बनाऊंगा। जो आर्ट हम फाउंड ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको उसको क्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके सोच विचार आइडियाज़ ऐसे हों कि उसका वो एक वैल्यू बन सकता है। तो उसके बाद मुझे कुछ लगा कि पता नहीं कैसे हुआ, पर मैंने एक प्रोजेक्ट किया टू मेक आउट ऑफ ट्रैश और जो फेंका गया गारमेंट्स, स्कल्पचरल गारमेंट्स, बट वो मॉडल्स पहन सकते थे, बिकॉज मैंने फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, 2-3 टेलर्स थे, वो डमीज़ थे, पहनाते थे। एंड सम ऑफ द टॉप मॉडल्स, रविंद्र भवन में एक शाम को 25 मॉडल्स ने अप एंड डाउन रैम्प शो किया। गीता को पहनाइए। नहीं, ये तो मॉडल्स के लिए है, ये तो गीता के लिए नहीं है, पर थोड़े बहुत आर्टिस्ट दोस्त भी उसमें आए थे। इनकी मार्केट है क्या? हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं, पर वेस्ट में थोड़ा बहुत है। वेस्ट में आपको इतनी दीवानगी लोगों में दिख रही है कि वो ये आपके ये बनाए हुए वहाँ लोग वाकई में पहनेंगे? थोड़े बहुत लोग तो पहनते हैं, जो बहुत ही कुछ फिल्म स्टार्स हैं या सिंगर्स हैं, हाँ, मडोना है वगैरह वगैरह। पर इसमें धीरे धीरे, जैसे एक बहुत मशहूर इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर अलेक्जेंडर मैक्वीन, जो उनकी अर्ली डेथ हो गई, तो उनका शो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम न्यूयॉर्क में हुआ, जिधर मतलब इजिप्शियन आर्ट ये वो, एंड फिगर शो कि इतने लोग आए उस अलेक्जेंडर मैक्वीन के गारमेंट्स, जो बहुत सारे स्कल्पचरल थे, बट वो ही वॉज अ मास्टर कटर ऑल्सो, तो ही कंबाइंड। तो उसका मतलब है कि एक पब्लिक है विच wants टू सी के फैशन गारमेंट्स तो आते हैं और जाते हैं, बट थोड़ा इंक्रीजिंग दिलचस्पी है कि ये धीरे धीरे ये म्यूज़ियम की तरफ जाए। तो म्यूज़ियम तो प्रिजर्व करते हैं और आप फिर बाकी वापस जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो दूसरा शो किया उसका टाइटल था पोस्ट मॉर्टम आफ्टर गागा वाका। तो पोस्ट मॉर्टम मतलब कि काटना और अंदर देखना, म्यूटिलेट करना, कि जो मैंने गारमेंट्स को जो ट्रक टायर ट्यूब या कचड़ा वगैरह, पुराने जूते, उसके गारमेंट्स बनाए और उसमें एक किस्म की मैं ब्यूटी लाया। पर मेरा कुछ सोच विचार था कि मैं अब वापस जाना चाहता हूँ टू दी सपोर्ट, जो मैनिकन है उसको सामने पेश करूँ और थोड़े बहुत गारमेंट्स के एलिमेंट्स आए। तो एक तरफ से म्यूटिलेशन एंड कटिंग एंड सेइंग कि ये प्योरली स्कल्पचरल ऑब्जेक्ट है। मेरे जो गारमेंट्स है जैसे वो पहन सकते हैं और लोग चल सकते हैं। तो मेरा कुछ इंटरेस्ट इन परफॉर्मेंस भी उससे शुरू हो गया। मुझे लगा कि अब मैं कुछ परफॉर्मेंस और मॉडर्न आर्ट के साथ कनेक्ट करूँ। एंड एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे शांति निकेतन में, उनका नाम रामकिंकर बैज था। जी जी। तो मुझे लगा कि अब मैं फिर एक मूव करूं कि मैं इंस्टॉलेशन आर्ट करूं रामकिंकर बैज के बारे में, बट उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, फुल प्ले फॉर 2 आवर्स। नॉर्मली फिल्म्स बनते हैं आर्टिस्ट पर, वान गॉफ पर, जो भी माइकल एंजेलो पर, बहुत कम प्लेज आर्टिस्ट पर बना है। इनके बारे में क्यों आपने सोचा? क्योंकि ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ that passion of modernity, where he understood this language. He came from a very poor family, but Tagore और शांति निकेतन एक बहुत कमाल का कॉन्टेक्स्ट था जिसमें रामकिंकर बैज sort of emerged. Now एक लेवल से he was a contemporary of अमृता शेरगिल, and मैंने लिखा भी कि अमृता शेरगिल कहती थी कि कौन है आर्टिस्ट हिंदुस्तान में जो काल खंडाला वाला के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स लेटर्स लिखती थी। तो उस समय किसी को पता नहीं था। तो मैंने प्रपोज किया कि अमृता शेरगिल ने रामकिंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के काम देखती तो शी वुड से दीज आर ट्रूली ग्रेट आर्टिस्ट, यू नो। सो मे बी कुछ अनकॉन्शियस में आई वांटेड टू ब्रिंग बैक ये रामकिंकर बैज और उसकी पर्सनैलिटी। और ही वॉज इन फैक्ट अ पेंटर, अ स्कल्प्टर, बट उसको थिएटर में बहुत शौक था। फनकार, आर्टिस्ट, कंडीशन होता है सोशल करंट्स, पॉलिटिकल करंट्स, उनमें पार्टिसिपेट करता है, उनसे ग्रैपल करता है।
क्या ये हो रहा है हिंदुस्तान में? आई थिंक बहुत बड़े स्केल पर नहीं होता है। हमारे इतिहास में देखें जिसको IPTA, इंडियन पीपल थिएटर मूवमेंट, जो 40s में और वो बिल्कुल एक्टिवली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, तो दैट वाज इट ब्रॉट मेनी पीपल टुगेदर, एक हिस्टोरिक मोमेंट था। तो उसके बाद बहुत कम हो गया है। हिस्टोरिकली फनकार वामपंथी होता है या बाएं बाजू की तरफ जाता है ज़्यादातर, ऑलमोस्ट। क्या नहीं, आप क्या हिस्टोरिकली कोई ऐसे आर्टिस्ट आपकी नज़र में हैं जिन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में राइट विंग आ रहा है, क्या ये राइट विंग भी अपने किस्म के आर्टिस्ट पैदा करेगा? अब ऐसे तो थोड़े बहुत तो आर्टिस्ट होंगे, पर मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ वेस्ट में और इंडिया में भी ज़्यादातर 80-90% ऑफ आर्टिस्ट हैव नेवर बीन राइट विंग। वो फैशिस्ट के साथ भी बहुत कम जुड़े हुए हैं, आउट ऑफ सम अपॉर्चुनिज्म फॉर सम मोमेंट। पर ज़्यादातर आर्टिस्ट जैसे आपने कहा कि लेफ़्ट के तरफ होते, लेफ़्ट और सेंटर और जो भी, और हिंदुस्तान में भी इसका मतलब, लेकिन लेफ्ट ऑफ सेंटर जो वो तो हार रहा है दुनिया में। नहीं, वो तो अलग बात है, पर वो आर्टिस्ट का जो अपने सोच विचार है, मे बी पॉलिटिकली नहीं है, बट मे बी वो उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो एक्टिविस्ट नहीं है, बट उनके जो वैल्यूज़ हैं, आई थिंक वो हम बिल्कुल डेफिनेटली उनके साथ हम जोड़ सकते हैं। अलग अलग शेड्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स शेड्स हैं जो हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, मार्क्सिस्ट भी बहुत अलग अलग किस्म के हैं। तो एक कोई एक लाइन और एक पोजीशन तो नहीं है। आखिर में ए फन, ए आर्ट, अब तू हमें लेके कहाँ जाएगा? ये तो जैसे कहते हैं कि आर्टिस्ट हर समय उनको पूरा रास्ता तो दिखता नहीं है, पर चलते चलते कुछ न कुछ चीज़ नज़र आते हैं। एंड जैसे मैं तो एक रास्ते पर नहीं चलता हूँ, और जो वो शब्द है मैवरिक आर्टिस्ट, कभी इधर है उधर है, और कभी घबराहट होती है कि लोग कहते हैं कि इनका कोई ऐसे विजन स्ट्रेट नहीं है, इनकी कोई ब्रांड नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। बट आई थिंक धीरे धीरे मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू लोग में कुछ सोच विचार आ रहा है कि ये अलग पॉइंट्स व्यूअर कनेक्ट कर सकता है। उसमें सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है, आर्टिस्ट बहुत खुश हो जाता है कि व्यूअर इतना अलर्ट है कि कनेक्ट कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विवान। बहुत शुक्रिया। बहुत